नमस्कार, मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा और स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। 24 फरवरी 2023 को एनटीए ने सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2023 का स्कोर कार्ड जारी किया था और साथ ही साथ पहली बार मेरिट लिस्ट भी जारी किया गया और तब से रोज कोई ना कोई छोटी बड़ी सूचना एनटीए के वेबसाइट पर और नए नए पोर्टल वगैरह की सूचना हम लोग के पास आ ही रही थी। और इन तमाम रोज आने वाली छोटी बड़ी सूचनाओं की फुलझड़ी को विराम देते हुए आज सैनिक स्कूल ने सूचनाओं का एक एटम बम फोड़ा है और वो एटम बम है कि एडमिशन और ई काउंसलिंग से संबंधित सारी आशंकाओं पर विराम लगाते हुए आज उसने एसओपी जारी कर दिया, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स एडमिशन काउंसलिंग 2023। यानी फाइनली उसने गाइडलाइन हमारे सामने जारी कर दिया। तो अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जिसको जानना बेहद जरूरी है। ई काउंसलिंग से पहले की आपकी जो तैयारी है, अब इसके आलोक में एक तो सारी समस्याओं का समाधान हो गया, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर वन बाय वन हम लोग चर्चा करेंगे। 27 पेज का एक पीडीएफ इसने जारी किया है और बहुत ही लंबा है। उन सारी सूचनाओं के डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, कुछ आप भी अपने स्तर से देखेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सूचना और आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं की चर्चा हम करते हैं। और इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है। आप इसको मोबाइल में भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले होगा खुलने में। तो मोबाइल स्क्रीन पर लैपटॉप पर आने के बाद में या डेस्कटॉप पर आप जब देखेंगे तो आपको एक तो खुलेगा भी बहुत आसानी से और आप आसानी से उसको समझ भी पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम आपको ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम में चूंकि मैंने उस वेबसाइट को बुकमार्क करके रखा हुआ है तो मैं सीधे डायरेक्ट उस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं। अब जब ये खोलेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके का पोर्टफोलियो आएगा और यहाँ पर ये जो तीन एरो है, तीन एरो के सामने आप क्लिक कर देंगे और यहाँ नोटिस जो आएगा, इस नोटिस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ जनरल गाइडलाइंस एसओपी ये आपको मिल जा रहा है। इसको खोल लेना है और मैं इस वक्त थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं कि आपके सामने ये स्पष्ट रूप से दिखेगा भी और विजिबल भी होगा। मैं थोड़ा सा ये बड़ा कर देता हूं इसको। तो ये आप देख रहे हैं कि ये गाइडलाइंस आ चुके हैं। इसकी महत्वपूर्ण बिंदु पर अगर हम हमारे लिए चर्चा कर लेना बेहद अभी जरूरी है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम जान लेते हैं वन बाय वन करके। ये एब्रीविएशन वगैरह जो भी है, नए नए टर्मिनोलॉजी हैं, उसके बारे में यहाँ पर ये सब सारी बात बताई गई है। पहली बात तो ये है कि एनएसएस वगैरह सब में ई काउंसलिंग के थ्रू ही होगा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है पॉइंट नंबर 8। आठवां जो पॉइंट है, यहाँ ये कहा गया है कि सीट एलोकेशन प्रोसेस जो है वो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन दिया दिया गया है, यानी आपको 2 दिन 3 दिन 4 जो टाइमलाइन दिया जाएगा उसके अंदर ही ई काउंसलिंग का काम आपको पूरा कर लेना है। आप समय सीमा बीत जाने के बाद भले ही आप नंबर 1 इंडिया रैंक मेरिट लिस्ट में हो, उसे क्या फर्क पड़ता है, आपकी कोई भी क्वेरी या जानकारी को उसमें इंटरटेन नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई उसमें नहीं होगी। तो पहला चीज है पॉइंट नंबर 7 है कि आपको टाइमलाइन, सॉरी पॉइंट नंबर 8 है, ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइन हर हाल में फॉलो करना ही है। उसमें के लिए आपको जो है उस डेट टाइमलाइन के अंदर में सारा प्रोसीजर कर लेना है उसका। पॉइंट नंबर 9 क्या है कि जो भी सीट है उसकी जो हाईएस्ट पॉसिबल चॉइस जो है किसी भी स्कूल के लिए एलोकेटेड सीट का, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं और वो क्राइटेरिया है, पहला आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कैंडिडेट का है, या होम स्टेट या अदर स्टेट, जो दोनों जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, ये जरूरी है। दूसरा है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल हैं, एससी एसटी जो भी हैं, अगर कैटेगरी आप डिजर्व करते हैं तो आपके लिए उसका सर्टिफिकेट चाहिए। तीसरा, ऑल ओवर इंडिया मेरिट लिस्ट में आपका मेरिट रैंक क्या है ये। चौथा जो होगा, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ स्कूल सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट,
यानी आपने जिन सैनिक स्कूलों को फॉर्म फिलअप करते समय चयन किया था, उसमें जो पहला होगा उसके अलावा और ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसकी ऑर्डर क्या है ये आपको पहले से तय करके रखना है। इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन डिफरेंट सीट कैटेगरीज, सीट कोटास फॉर विच द कैंडिडेट इज एलिजिबल। यहाँ एक और चीज उसमें निर्धारित होगा, उस सीट एलोकेट को डिटरमिन करने वाला जो फैक्टर है वो ये है कि आपका कोटा, अवेलेबल कोटा, सीट और आपका कोटा क्या है, और ये सारा चीज उससे मैच करता है या नहीं करता है। और लास्ट में जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कोटा है और अदर रूल्स एज मेंशन्ड इन द एसओपी, और बहुत सारे नियम इसमें भी दिए गए हैं। इसके बाद मैं 11 नंबर पर पढ़ता हूँ। 11 नंबर पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ लिंक भी दिया हुआ है कि केवल इसी लिंक पर आप रजिस्टर करेंगे ई काउंसलिंग के लिए, किसी भी अदर वेबसाइट या अदर पोर्टल पर जाकर के नहीं करेंगे। दो नुकसान है, एक तो आपका कोई डेटा हैक हो सकता है या उसको वह फेक भी हो सकता है। जो यहाँ दिया गया है यही सही लिंक है। दूसरा पॉइंट है 12 नंबर है ये कि कोई भी स्टूडेंट जो सैनिक स्कूल के लिए इस बार क्वालिफाइड है वह ई काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, वो ई काउंसलिंग के लिए अपना ई काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकता है। बाकी जो है रिजर्वेशन से संबंधित जो कोटा है 33 सैनिक स्कूल जो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल है वो एज यूजुअल है। ये सबसे बड़ी आशंका थी लोगों की, इस पर सैनिक स्कूल ने पूरी तरीके से विराम लगा दिया है। रिजर्वेशन कैटेगरी और जो 5 कैटेगरी थे, होम स्टेट और अदर स्टेट मिलाकर के 10 कैटेगरी हो जाते थे, अनरिजर्व थे, उसके बाद में डिफेंस थे, एससी, एसटी, ओबीसी, ये तमाम जो 10 कैटेगरीज थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सीटों का एलोकेशन एकदम उसी के हिसाब से है। रिजर्वेशन का जो भी सारा क्राइटेरिया है उसको उसी तरीके से फिलअप करने का प्रयास किया गया है। इसमें नए सैनिक स्कूलों में रिजर्वेशन का क्राइटेरिया लागू नहीं होगा, वहां पर कोई भी प्रकार के रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वहां लागू नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि वहां केवल 6 में नामांकन होगा, 9th के लिए वहां नामांकन नहीं होगा। और भी इसमें बहुत सारी सूचनाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए। विशेष चीज के लिए ये जो कैटेगरी टैग है, आपने जो भी सूचना दी होगी उसके आधार पर आपको टैगिंग किया जाएगा कि आप किस लिस्ट के लिए यहाँ एलिजिबल हैं और किसके लिए नहीं है। ये महत्वपूर्ण सूचना आपको जानना चाहिए। 60 और 40 का जो रेशियो है ये ऑलरेडी फॉर्म फिलअप करते समय आपके डेटा में दिया हुआ है, ये वहां से लिया जाएगा न्यू सैनिक स्कूलों के लिए। पुराने सैनिक स्कूलों में भी एक तो ये कैटेगरी का टैगिंग और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट। तो सैनिक स्कूल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट जो होगा वो 10 कैटेगरी के आधार पर है। होम स्टेट का अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी और डिफेंस हो गया, प्लस अदर स्टेट का अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी और डिफेंस, ये कुल मिलाकर के 10। और इसके अकॉर्डिंगली सीट मैट्रिक्स में इसका सीट का रिजर्वेशन जो है वो ऑलरेडी चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, आप पहले से भी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं यहाँ जाकर के। बाकी जो भी है स्कूल वाइज कैटेगरी, आपने जो कुछ भी स्कूल ऑप्ट किया हुआ है आउटसाइड या होम स्टेट, उसके लिए भी इसमें पूरा प्रावधान सारी चीज डिटेल में दी गई है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप इसको जाकर के देखेंगे, अपने सारे पेपर को आपको रेडी रखना है, हैंडी मोड में रखना है। आपको ई काउंसलिंग के समय आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो, और जब आप लॉगिन करेंगे तो वह लॉगिन तभी माना जाएगा कंफर्म जब आप उसको कंफर्म करेंगे। और इसके लिए जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था उसको बिल्कुल अपने पास रखेंगे, क्योंकि उसी पर ओटीपी जाएगा और उसी ओटीपी से कंफर्मेशन आपको देना है। जब वो ओटीपी डाल करके आप कंफर्म करेंगे देन आपका ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कंफर्म माना जाएगा। और उसके बाद इस तरीके से हम पढ़ते हैं सैनिक स्कूल, नए सैनिक स्कूल, इन सारे का कोटा रिजर्व वाइज जो भी है यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप इसको कह लें उस तरीके से। अब इसकी जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ चॉइस एंड स्कूल्स, इसमें चॉइस वाले में क्या है कि फॉर्म वगैरह सब रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने के बाद में सारा चॉइस अगर आपने कर लिया है तो आपको उसको ओटीपी जो आएगा आपके मोबाइल नंबर पर आप उसको यहाँ पर जमा करेंगे साइन अप करने के बाद में, और वो कंफर्मेशन जब हो जाएगा फिर उसके बाद आपको ई काउंसलिंग के लिए कंफर्म माना जाएगा। उसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है, प्रायोरिटी 3 है, यानी
ये प्रायोरिटी क्या है? चॉइस ऑफ फिलिंग ऑप्शन अवेलेबल कैंडिडेट्स टू सैनिक स्कूल, नए सैनिक स्कूल। एक तो इसका आप चयन करेंगे और उसमें रिक्वायर्ड सीट्स का जो होता है आप कर सकते हैं। इसमें एक जरूरी बात यह है, वो थोड़ा सा मैं आपको साझा करूंगा डिटेल में, और ये जानना जरूरी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द स्कूल वेबसाइट रिलेटेड, फी स्ट्रक्चर रिलेटेड, स्कॉलरशिप, ये सारी चीजें हैं। कैंडिडेट्स मस्ट लॉक देयर चॉइसेस ऑन बिफोर द लास्ट डे ऑफ चॉइस फिलिंग। यानी जब ई काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और आप एक बार रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर लेते हैं, तो आपको सेंटर चॉइस करने के लिए या स्कूल चॉइस करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन को आपको लॉक करना है चूज करने के बाद, डेडलाइन समाप्त होने से पहले। अदरवाइज आपने लॉक नहीं किया तो समय सीमा समाप्त होने के बाद वो नेचुरली आपका लॉक हो जाएगा, मान लिया जाएगा। दूसरी बात है कि अगर आपने लॉक कर लिया, एक बार लॉक हो गया, तो चॉइस आपके पास अगर डेडलाइन बचा हुआ है, समय सीमा समाप्त नहीं हुआ और आपने चॉइस लॉक कर लिया है, आप अगर चाहते हैं कि अपनी ये नहीं हम वो स्कूल का चॉइस चेंज करना, तो आप चॉइस चेंज कर सकते हैं लॉगिन करके अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से। और सबसे बड़ी बात होगी, कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू एडिट देयर चॉइस आफ्टर द डेडलाइन फॉर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करने का जब डेडलाइन बीत जाएगा, तब आप उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं और उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स आफ्टर सीट अलॉटमेंट। अगर मान लिया आपने 10 स्कूल को चुन लिया और आपको सीट भी अलॉट कर दिया गया, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ ये भी आप ध्यान रखिए और ये सबसे महत्वपूर्ण है पूरे ई काउंसलिंग के प्रोसेस का। यहाँ आपको 3 चीज मिलेगा। सीट अलॉट जब किया जाएगा, आपको आपका सब चीज ओके हुआ और आपको सीट अलॉट किया गया अकॉर्डिंग टू मेरिट, आपके मनपसंद जगह पर भी कर दिया गया, अब आपके सामने ऑप्शन होगा एक्सेप्ट का, रिकंसीडर का और एग्जिट का। ये क्या है मैं थोड़ी सी विशेष डिटेल में आपको बता देता हूं। और यहाँ पूरी सावधानी आपको रखनी है, पूरी सावधानी। वो सावधानी क्या है कि अगर आपने अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी कि आपको जाके अपना मेडिकल कराना, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट जाके संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को जमा करके उसको वेरीफाई कर लेना। तो ये एक्सेप्ट का मामला हो गया, आपका रास्ता अब क्लियर हो गया कंप्लीट। अगर मान लिया कि वो आपको पसंद नहीं है और आप चाह रहे हैं कि हमारी रैंकिंग अच्छी है, हमें सेकेंड राउंड में हमें ये नहीं वो वाला मिल जाए, तो आप रिकंसीडर वाला टैब को दबाएंगे। इफ कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सीट अलॉटेड, अगर आपको सीट मिल गया और आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप रिकंसीडर ऑप्शन को चुन लीजिए। मतलब अब इससे क्या होगा कि आपको अगली काउंसलिंग की जो राउंड होगी, यानी अगले राउंड की जो ई काउंसलिंग होगी, उसमें आपको फिर से मौका मिलेगा चुनने का। अगर आपने एग्जिट ऑप्ट कर लिया, तो एग्जिट का मतलब हुआ कि आप जो है सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कैंडिडेट्स हु डू नॉट रिएक्ट टू द एलोकेटेड सीट इन एनी राउंड विल बी अलॉटेड एग्जिट। दो बात है, अगर आपने ना एक्सेप्ट किया, ना रिकंसीडर किया, ना एग्जिट किया, तो आपको फाइनली एग्जिट माना जाएगा, यानी आपको आगे चांस नहीं मिलेगा। तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो रिकंसीडर करेंगे। अगर एग्जिट कर लिए तो आगे के किसी भी राउंड के ई काउंसलिंग के लिए आपको नहीं मौका मिलेगा। इस काम को बेहद सावधानी और सतर्कता के साथ आपको करना है। प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट एंड इट्स कंफर्मेशन। A candidate who has allocated seat accepted a seat in any school as per the preference of choice filled by him her and merit, उसको complete admission formalities कम फिजिकल वेरिफिकेशन विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, एज जो आपको समय सीमा दिया जाएगा उसके अंदर करना होगा। अगर आप इस पर फेल होते हैं, नहीं कर पाते हैं उस समय सीमा के अंदर, तो the further round of counseling or claim admission in any Sainik school based on the merit list of ASI 2023 exam, the candidate accepting the allotted school needs to follow the steps as। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आगे का स्टेप इसमें दिया जाता है, मेडिकल सेंटर पर जाना, फिजिकल वेरिफिकेशन कराना, उसके प्रिंसिपल को मिल करके अपनी सारी सीटों का कंफर्मेशन वगैरह कराना और पेमेंट
पेमेंट आपको एडवांस अपने पास रखना है। होल्ड का मामला एक ही आएगा जब मेडिकल का रिकॉन्सिडरिंग वाली मामला आएगी। बहुत सारी चीजें हैं, मैं अब इससे ज्यादा अगर आगे कंटिन्यू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन चॉइस फिल करने के बाद जब सीट एलोकेशन का मामला आएगा वहां पूरी सावधानी रखेंगे। एक्सेप्ट, रिकंसिडर और एग्जिट। अगर आप आगे फर्दर इंटरेस्टेड नहीं है तो एग्जिट करेंगे। एग्जिट कर लेंगे तो आपको आगे मौका नहीं मिलेगा। या तो आप एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो रिकंसिडर करते हैं। रिकंसिडर में आपको अगले राउंड तक मौका मिलेगा। इस तरीके की और भी जुड़ी तफसील की जानकारी मैं अगली वीडियो में लेता आऊंगा। मुझे लगता है कि वीडियो अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो कोई देख नहीं पाएगा और इंटरेस्टिंग भी नहीं रह जाएगा, उबाऊ हो जाएगा। तो मैं अन्य और भी जरूरी जो जानकारी होगी, जैसी पेरेंट्स की क्वेरीज होगी, मैं वीडियो लेकर के आपके बीच में आऊंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू। और अगर आपको ये जानकारी काम की लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thanks all of you for watching competitive English tutorials.